हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। ये टेस्ट नंबर आपका 54 है। 53 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। देखिए, टेस्ट को जो है कि देखा कीजिए, एग्ज़ाम जो है कि नज़दीक है, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी क्या कीजिए जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइमों एवं हार्मोन्स में एक प्रमुख समानता है। दोनों सूक्ष्म मात्रा में काम आते हैं, दोनों प्रोटीन्स होते हैं, दोनों बार बार काम में आते हैं, दोनों निश्चित पर ही सक्रिय होते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एंजाइमों और हार्मोन्स, इसमें एक प्रमुख समानता है। क्या एक प्रमुख समानता है? तो देखिए, अगर हम बात करें एंजाइम की, ठीक है, तो एंजाइम जो है कि एक तरह का प्रोटीन है जो कि कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, ये ठीक है, और मानव शरीर में जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है उसे जो है कि तेज करने में ये मदद करता है। कौन सा? तो ये एंजाइम, ठीक है। देखिए, एंजाइम को जो है कि भोजन में, मांसपेशियों को बनाने में और शरीर में जो है कि विषाक्त पदार्थ खत्म करने में ये आवश्यक होता है एंजाइम, ठीक है। बात करें हम हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स जो है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो कि सजीव में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया हुआ या फिर वृद्धि और विकास हुआ, प्रजनन हुआ, इनको जो है कि ये नियमन तथा नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसमें जो है कि अगर हम बात करें इसमें समानता की, तो इस दोनों में जो है कि सूक्ष्म मात्रा में काम आते हैं ये, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि दोनों ये सूक्ष्म मात्रा में काम आते हैं, एंजाइम और हार्मोन्स। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सी है ये? तो ये है आपका थायराइड ग्रंथि। डी ऑप्शन आपका सही है। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, दामोदर। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अपने प्रदूषकों के कारण जो है कि कौन सी नदी जो है कि जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो कौन सी नदी कहलाती है? तो ये दामोदर नदी कहलाती है। देखिए, दामोदर नदी जो है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में ये नदी बहती है। अगर हम बात करें इसका उद्गम स्थान की, तो ये झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से ये निकलती है और पश्चिम बंगाल में ये पहुंचती है। और उसके बाद से क्या होता है कि ये मतलब समुद्र में गिरने से पहले ही ये जो है कि हुगली नदी में ये मिल जाती है। दामोदर नदी जो है कि समुद्र में गिरने से पहले जो है कि ये हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक है। देखिए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। बंगाल का अभिशाप या बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। देखिए, पनबिजली परियोजना है एक, दामोदर घाटी परियोजना, इसी नदी पर यह स्थित है, ठीक है। दामोदर नदी के जो है कि अगर बात करें हम सहायक नदी की, दामोदर नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो कोनार और बराकर हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि दामोदर नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो कोनार और बराकर है। और पश्चिम बंगाल ये जो है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को ही कहा जाता है, ठीक है। प्रथम विश्व जलवायु मिशन आयोजित हुआ था 1979 में, 1982 में, 1987 में, 1993 में। प्रथम विश्व जलवायु मिशन कब आयोजित हुआ था ये? तो देखिए, ये आयोजित हुआ था आपका प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, ये 12 से 23 फरवरी 1979 को। कहाँ पे? तो ये जनेवा में आयोजित हुआ था। 12 फरवरी से 23 फरवरी के बीच जो है कि 1979 में। कहाँ पे? तो ये जनेवा में। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में कमी, सरकारी आय में वृद्धि। भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? तो ये जो है कि राष्ट्रीय आय में कमी करना चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही है, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए। देखिए, भुगतान संतुलन की अगर हम बात करें, भुगतान संतुलन क्या होता है? जब भुगतान संतुलन आप लोग समझेंगे तो
ये चीज़ें समझ जाएंगे कि असंतुलन भी क्या होता है। ठीक है, देखिए भुगतान संतुलन, इसको अगर मतलब हम समझें तो ये ऐसी मतलब ये जो है कि ऐसा सांख्यिकी विवरण होता है जो कि एक निश्चित अवधि के दौरान जो है कि किसी भी देश के निवासियों के विश्व के साथ जो है कि जो भी मौद्रिक लेन देन होते हैं या लेखांकन को मतलब ये रिकॉर्ड करता है। ठीक है, वो भुगतान संतुलन कहलाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। साइमन कुजनेटस के अनुसार राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां हैं 2, 3, 4, 5। साइमन कुजनेटस के अनुसार अगर बात करें हम तो राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां हैं, तो 3 विधियां हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। 3 विधियां कौन कौन सी है? पहला है कि आय गणना पद्धति, दूसरा है आपका उत्पादन गणना पद्धति, तीसरा है आपका कौन सा, व्यय गणना पद्धति। आय गणना पद्धति, उत्पादन गणना पद्धति, व्यय गणना पद्धति, ये 3 जो है कि राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां हैं। किसके अकॉर्डिंग? तो साइमन कुजनेटस के अकॉर्डिंग। An inquiry into the nature into the nature of causes of wealth of nations पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, रिकार्डो, मिल, रॉबर्टसन। देखिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। ए ऑप्शन आपका सही है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है: इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, श्वसन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, उत्सवेदन द्वारा। देखिए, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण जो है कि निम्नलिखित में से होता है किसके द्वारा? तो ये होता है आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। देखिए, अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की तो ये क्रिया देखिए यहाँ समझते हैं हम। देखिए, इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? सपोज दैट ये हमारा पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, क्या करती हैं? पत्तियों द्वारा जो है कि इनका वो होता है। सूर्य के प्रकाश की उस उपस्थिति में क्या होता है कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऐसे समझ लेते हैं, और यहाँ पे देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये वाटर होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मतलब कि H2O। ठीक है, ये जो है कि क्या करता है, ये शुगर और ऑक्सीजन में ये मतलब रूपांतरित होता है। कैसे? तो ये हो जाएगा C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, ऐसे होता है। मतलब ये क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ये वाटर ये मिला करके क्या होता है, तो ये शुगर और ऑक्सीजन में रूपांतरित होता है। तो CO2 ये इसको मिलाते हैं, कैसे होगा? तो ये 6 CO2 हो जाएगा, 6 H2O हो जाएगा और 6 O2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कि आपका प्रकाश संश्लेषण है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ गए आप लोग कि जो पत्तियाँ होती हैं प्रकाश की उपस्थिति में, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनको मिलाने के बाद से क्या बनता है? शुगर और ऑक्सीजन बनता है। तो ये CO2 प्लस H2O इक्वल टू ये हो जाएगा आपका क्या? शुगर और ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा पौधों को जड़ों का कार्य नहीं है? जल का अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, पोषक तत्वों का अवशोषण, पौधों को सहारा प्रदान करना। देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है, पूछा जा रहा है। जो पौधे की जड़ होते हैं उसका कार्य नहीं है। देखिए, जल का अवशोषण एक कार्य होता है जड़ों का। पौधे के जो जड़ें होते हैं उनका कार्य होता है जल को अवशोषण करना, ये भी कार्य है उनका। प्रकाश संश्लेषण ये किसका कार्य होता है, बताइए आप लोग? पोषक तत्वों का अवशोषण ये भी जड़ों का कार्य होता है। पौधों को सहारा देना ये भी जो है कि जड़ों का कार्य होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण ये पत्तियों का कार्य होता है, जड़ों का कार्य नहीं होता है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि जड़ों का कार्य नहीं है, तो ये तीनों तो जड़ों का कार्य है। जल का अवशोषण करना, पोषक तत्वों का अवशोषण, पौधों को सहारा प्रदान करना, ये सब जड़ों का काम होता है। बट पत्तियों का काम होता है प्रकाश संश्लेषण। ये बी ऑप्शन हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, ज्वालामुखी क्रिया, जैविक पदार्थों का क्षय। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? देखिए, श्वसन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो इसमें भी बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, ठीक है। जैविक पदार्थों का क्षय, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, बट नहीं बढ़ता है किससे? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मिलकर के क्या बनता है? ग्लूकोज, मतलब कि शुगर और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। आप लोगों को पिछले स्लाइड में मैंने समझाया ही आपको, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? पीला, लाल, हरा, नीला। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है नीला का। डी ऑप्शन आपका सही है। कोशिकीय श्वसन का प्रारंभिक भाग ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका कला में, केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में। कोशिकीय श्वसन का प्रारंभिक भाग ग्लाइकोलाइसिस ये कहाँ संपन्न होता है? तो ये संपन्न होता है आपका कोशिका द्रव्य में। डी ऑप्शन आपका सही है। पुष्पन में शीघ्रता के लिए जल अवशोषित बीजों अथवा नवांकुरों को निम्न ताप उपचार कहलाता है। क्या कहलाता है? अतिशीलता, बसंतीकरण, दीप्तिकालिता, इनमें से कोई नहीं। पुष्पन में शीघ्रता के लिए जल अवशोषित बीजों अथवा नवांकुरों को निम्न ताप उपचार कहलाता है। क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है बसंतीकरण। बी ऑप्शन आप सही है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, आयरन। पालक की पत्तों की बात की जा रही है। पालक की पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। देखिए, हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और खून की कमी हुआ या फिर आयरन की कमी, इससे क्या होता है कि महिलाओं में एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आप सही है। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? उल्लू, चमगादड़, कुत्ता, मच्छर, गौरैया, हिरन, मच्छर, चमगादड़, उल्लू, घरेलू मक्खी, खटमल, तोता। देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु जो है कि प्रायः क्या होते हैं? रात्रिचर होते हैं, मतलब रात में चलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कि देखिए, मच्छर भी रात में बहुत ज़्यादा लगते हैं, दिन में भी लगते हैं बट बहुत कम लगते हैं। मच्छर, चमगादड़ ये भी रात में चलते हैं, और उल्लू ये भी तीनों जो है कि रात में, ये मतलब इसका मतलब ये तीनों जो है कि ये ग्रुप जो है कि रात्रिचर हैं। ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? सोडियम आयन, नेफ्रॉन, अमीनो अम्ल, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ब्रिक बात की जा रही है किडनी की। इसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। बी ऑप्शन आपका सही है। ब्रिक द्वारा स्रावित हार्मोन्स हैं गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, एल्डोस्टेरोन, एरिथ्रोपोटीन। ब्रिक मतलब कि किडनी द्वारा स्रावित हार्मोन्स हैं। कौन से हार्मोन्स हैं? तो ये हैं एरिथ्रोपोटीन। डी ऑप्शन सही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी रहेगा, ऐसा किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 127। देखिए, बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी रहेगा। ऐसा किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बना दिया, जो कानून घोषित किया, तो जो भी नीचे न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हुआ या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ या फिर कोई भी कोर्ट हुआ, इन सब के लिए क्या होगा? वो बाध्यकारी होगा। संविधान में किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका 141 अनुच्छेद में। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर हम बात करें 137 अनुच्छेद की,
तो इसमें क्या बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधार करने की शक्ति है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई निर्णय ले लिया है, कोई जो है कि मतलब कुछ चीज़ें मतलब ऐसी होती है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला ले लिया गया है कि ये चीज़ें होनी है, ठीक है, अगर उसको फिर बाद में लगता है तो उसको पुनर्विचार करके उसी में सुधार कर सकता है, ठीक है। और मतलब ये सब सारी चीज़ें जो है कि उनको शक्ति दी गई है 137 के तहत कि जो भी सुप्रीम कोर्ट एक बार नियम कानून घोषित कर दिया है उस पर विचार कर सकता है या फिर उस चीज़ को बदल सकता है, ठीक है। बात करते हैं अनुच्छेद 126 की। तो अनुच्छेद 126 में क्या बताया गया कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित हैं किसी कारणवश, मान लीजिए कि वो असमर्थ हैं या बीमार हैं या फिर उनका पद रिक्त है, ठीक है, तो कोई भी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें होंगी तो भाई मुख्य न्यायाधीश तो होना चाहिए ना। तो अगर वो बीमार हैं या फिर किसी कारणवश जो है कि वो ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं तो उसके द्वारा जो है कि मतलब इस अनुच्छेद के द्वारा जो है कि एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। 127 में क्या किया गया, ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताता है अनुच्छेद 127। टेरो रोजा मृदा में किस मतलब कौन सी फसल संबंधित है? टेरो रोजा मृदा से कौन सी फसल संबंधित है? चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास। टेरो रोजा मृदा से कौन सी फसल संबंधित है? तो ये संबंधित है कॉफ़ी, बी ऑप्शन अब सही है। भारत के दक्षिण पठार पर किस प्रकार की मिट्टी का अभाव पाया जाता है? पाट जाल मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी। भारत के दक्षिण पठार पर किस प्रकार की मिट्टी का अभाव पाया जाता है? ठीक है, देखिए दक्षिण पठार इसमें जो है कि लाल एवं पीली भी मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है, काली मिट्टी भी पाई जाती है, बट अभाव किस मिट्टी का पाया जाता है? तो ये पाट जाल मिट्टी का अभाव पाया जाता है भारत के दक्षिणी पठार पर, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि हार्मोन्स कहते हैं सभी ग्रंथियों के स्राव को, एंजाइमों को, उत्सर्जी पदार्थों को, रासायनिक दूतों को। हार्मोन्स कहते हैं, ये जो है कि रासायनिक दूतों को हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे हमारा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे हमारा ग्रुप है UPPCS 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।